शो में। बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट महंगी, टैरिफ में इजाफे से बरामदात पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा। बिजली की कीमतों में इजाफे के नताइज क्या इलेक्शन पर भी असरअंदाज हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। जो बेस टैरिफ में 7.5 रुपये पर यूनिट का इजाफा हुआ है बिजली के, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पर बात भी करेंगे। कितनी मजबूरी हुकूमत की रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुसलसल ये कहा है कि ये IMF का प्रोग्राम और IMF की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वज़ीर आज़म ने बिजली की टैरिफ बढ़ाने या निर्फ बढ़ाने की वजह क्या बताई है, किस तरह IMF का दबाव था, पहले ज़रा सुनाते हैं आपको, फिर मज़ीद गुफ्तगू इस पूरे करते हैं। पहले सुनते हैं क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने। जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी, हमें वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर इस बिलाखिर जो भी कीमत में इजाफा हुआ 5 रुपये और 75 पैसे, ये इजाफा जो कि घरेलू सार्फिन हैं बिजली के 63% यानी 63% जो घरेलू सार्फिन हैं, इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा जो आते हैं लाइफलाइन के ज़ुमरे में और प्रोटेक्टेड सेगमेंट जो हैं, यानी तकरीबन 200 यूनिट ये बनता है। जो बेस टैरिफ इंक्रीज है नाज़रीन 7.5 रुपये पर यूनिट की, जो इसका इम्पैक्ट है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 42 रुपये फी यूनिट ये इम्पैक्ट आएगा ड्यूरिंग पीक आवर्स एंड 36 रुपये का इम्पैक्ट ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। लेकिन ये इसमें फैक्टर इन नहीं हुआ हुआ जो मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स हैं FPA, जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं, सरचार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, PTV फीस है, और इसके बाद जो टाइम ऑफ यूज़ और एंड कंज्यूमर टैरिफ अगर मिलाया जाए तो वो तकरीबन 62-65 रुपीज़ अराउंड ये हमें सामने आता हुआ नज़र आएगा। फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स टैरिफ यानी B1, B2, B3 एंड B4 ये टैरिफ 32 से 38 रुपये फी यूनिट एक्सक्लूडिंग FPA QTA टैक्सेस अगर एक्सक्लूड किया जाए उसके साथ। और इसी तरह जो 400 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कमर्शियल टैरिफ्स हैं वो 35.38 से लेकर 41.35 पर यूनिट, जिसमें एक्सक्लूडिंग जो आपके FPA है यानी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स हैं, फ्यूल पर एडजस्टमेंट्स हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। हमने एनर्जी मिक्स पे बहुत बातें की हैं, सर्कुलर डेट क्राइसिस, पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस एनर्जी सेक्टर में सालों से रहे हैं, लेकिन वो देरीना यानी सालों से तकरीबन 2008 से जब से हम IMF प्रोग्राम पिछले 15 साल की अगर हम बात करें तो वो एक ही रिपोर्ट जो जितनी भी IMF की आती रही है उसमें बार बार हमें कहा गया कि हम सर्कुलर डेट को हल करें, एनर्जी सेक्टर के मामला तो हल करें, ये सब कुछ मसाइल को रिफॉर्म्स लेकर आएँ, लेकिन मामला वहीं जूं का तू है, कोई बेहतरीन पूरे सिलसिले में नहीं आ सकी और आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अजीज इसर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, माहिर टैक्स कवानीन के और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आखिरी असर आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ इरफान इकबाल साहब जो कि सदर हैं FPCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ये फरमाएं सर, कितना क्योंकि एक सारिफ पे कितना इम्पैक्ट, कितना बोझ है, ख़ास तौर पर जो विद द स्पाइक इन इन्फ्लेशन, आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ने लगे एंड जो एंड यूजर का जो परचेजिंग पावर है कितना इम्पैक्ट मंथली ये हाउस होल्ड इनकम पे पड़ेगा इसका? खाकान साहब देखिए ना, ऑन दी एवरेज अगर आप इसको देखें तो 20 से 25% जो है वो एंड प्राइवेटाइजेशन, आपने ये तीनों काम को करीब से भी नहीं गुजारा अपने एनर्जी सेक्टर के। दैट इज वाई आप यहाँ खड़े हुए हैं। इसमें जितनी कसूरवार स्टेट है
उतना ही कसूरवार हमारा प्राइवेट सेक्टर है। आपने फकान साहब बताया कि इसमें आगे बढ़ाए। आईएमएफ की जिम्मेदारी इतनी ही है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि आपके रेगुलेटर ने ये कहा है कि आपका बेस टैरिफ इतना बढ़ना चाहिए, एंड हमारे पास ये चॉइस है कि हम सब्सिडी दें या हम सब्सिडी ना दें। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कि जो अभी जो हम मौजूदा जिस सिचुएशन में है, हुकूमत के पास ये चॉइस थी कि वो कह के हम ना करें, खासतौर पे इलेक्शंस भी सर पर हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम नया नया था, और दूसरा ये कि जो ओरिजिनल मैंने आपसे शुरू में पूछा कि अगर हम नंबर्स की बुनियाद पे बता सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इसका आने लगा है इन द नियर फॉरवर्ड लुकिंग, अगर हम बात करें इन द नियर मंथ्स, जो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स हैं उसके अंदर। जी फकान साहब। मैं देखिए, एक तो बात यह कि अगर आप मुझसे भी पूछते ना तो मैं आपको कहता कि कतई तौर पे सब्सिडी ना दें, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है वो पास ऑन होने दें जो इस्तात रखते हैं पैसे देने की। बट मैं आपको दो तीन चीजें और भी कहता। एक तो मैं ये आपको कहता कि जो इनहेरेंटली बिल्ड है ना क्रॉस सब्सिडी, उसको कम करने की कोशिश करें, और जो 200-300 जिसको आपने देनी है सब्सिडी, उसको टैरिफ कम करके सब्सिडी ना दें, उसको सब्सिडी भेजें इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। सैफान, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूं। वाई डू आई कीप सेइंग दिस? और ये मैं आज से नहीं, मैं पिछले 8-10 साल से सरकार में भी ये बात कहता रहा हूं। इसलिए कि जिस सारिफ को हम 4 रुपए की बिजली देते हैं और वो 30 रुपए की पड़ रही होती है, तो वो ये शायद समझता है कि स्टेट तो मेरे लिए कर ही कुछ नहीं रही। ये कतई तौर पे गलत बात है। स्टेट एक बहुत बड़ा टैरिफ का सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम चला रही है और उनको बिजली सस्ती दे रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको 24 रुपए की बिजली दें और उसके बाद उसके घर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 466 नहीं 800 अरब रुपया भेजें, ताकि वो फैसला कर सके कि उसने वो पैसे कैसे खर्च करने हैं, और वो ये रियलाइज कर सके कि स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है उनके साथ। अब जो आपका दूसरा, सो दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन। अब आपका दूसरा सवाल बहुत अच्छा है कि इसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट क्या आएगा। देखिए, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट अलहदा करके मैंने मॉडल नहीं किया हुआ, बट 2-3 और चीजें चूंकि हो रही हैं। व्हीट और शुगर की कीमतों में एक बहुत तब्दीली आई है। गैस की नोटिफिकेशन हुई ओगरा की पड़ी है जो कह रही है कि 45 से 50% गैस की कीमत तब्दील होनी है। मेरे हिसाब में तो 17 जुलाई को गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था। अब आई डोंट नो कि क्या वो सोच रहे हैं इस बारे में और कब करना चाहते हैं या क्या थॉट प्रोसेस है। तो इस सब का जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखाई देगा। सादे तौर पे ये कहता हूं, जिसने मॉडल किया है वो ये कह रहा है, अगेन आईएमएफ ने मॉडल किया है, वो ये कह रहा है कि आपकी एवरेज इन्फ्लेशन पिछले साल 30% थी, जिसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो FY24 है उसमें 26% बढ़ेगी। यानी कि 1 रुपए की चीज 1 रुपए 30 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे पे फर्दर 26 पैसे बढ़ेगी। दिस इज द ओनली मॉडलिंग दैट इज अवेलेबल। बट आपकी मशवरा अच्छा है, मैं इसको खुद मॉडल करूंगा ताकि मैं हर एक का अलहदा इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट टाइम दे सकूं। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा अजीज साहब, आप बताइएगा कि ये इनएविटेबल था अजीज साहब आपके नजदीक, और क्या यानी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन था, और फिर इसका इम्पैक्ट आप किस तरह देखते हैं? खास तौर पे हम ऐसी सूरत हाल में है जब हम ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, और ऐसे वक्त में जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, वो इस एनर्जी टैरिफ पे अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करें या ना करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, तो अजीज साहब, इज दिस द राइट क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट, और हम उसको अप्रोच करें अगर इस लिहाज से? तो अजीज साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसे IMF कंडीशन क्यों है। मैं नहीं, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर IMF और एनीवन। मैं एक आम आदमी की हैसियत से, एक पढ़े लिखे आदमी की हैसियत से ये समझता हूँ कि IMF की कंडीशन का मतलब ये है कि आप अपनी एफिशिएंसी को ठीक करें। अगर जो है आप इर्द गिर्द से पैसे लेके लोगों को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर बिजली पैदा करने वालों को मुख्तलिफ मद्दात में पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिजली के पैसे बिजली के मद में ही लोगों से कलेक्ट करें, और जो प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है या IPP है, उनको उसी में से दें, इर्द गिर्द से ना दें। तो इसलिए ये कंडीशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मेरी स्टडी जो है वो तो यही कहती है कि जी उनका कहने का मतलब ये है कि ये
इसकी वजह से आपका इतना सारा हर दफ़ा लॉस बिजली की सप्लाई की वजह से ना हो, जो एक बुनियादी ज़रूरत अब बन चुकी हुई है। भले एक झुग्गी में रहने वाला है या पैलेस में रहने मेंशन में रहने वाला है, उन दोनों की ज़रूरत है कि इस बिजली का किसी का कम इस्तेमाल है, किसी का ज़्यादा इस्तेमाल। ये इस बुनियादी ज़रूरत की इस अंदाज से प्राइस बढ़ाना, और हो क्या रहा है, हो मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा, हो ये रहा है कि मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड से, बड़े छोटे हाउस होल्ड से पैसे इकट्ठे होके कुछ तो जो है उसकी प्रोडक्शन खर्चे, बाकी मैनेजमेंट कॉस्ट उसमें जा रहा है, और बहुत सारा पैसा जो है उन जेबों में जा रहा है जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कभी की थी। क्या मैं अब चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर कौम को रोक के, और कौम के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें रोक के देखना चाहिए कि हमारा आईपीपी के साथ ये अफेयर, ये रोमांस किस तरह रहा, क्या इसकी वजह से इस नेशन को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, जो ज़रूरियात थी वो पूरी हुई और दुनिया की कंपेरेबल प्राइसेस से पूरी हुई। और साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ है कि क्या ये एफिशिएंसी जो है, जो चोरी होती है सारी चीज़ की, उस चोरी को कौन बेयर करता है। जो इस सारी प्राइस है, प्राइस के 3-4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है, T&D लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं। ये नेचुरल होते हैं, टेक्निकल है के होते हैं, लेकिन दुनिया से क्या इर्द गिर्द के अपने बाकी ममालिक से आप करके देखें कि क्या वाकई ये टेक्निकल लॉसेस हैं या चोरी के लॉसेस हैं। इस सारी चीज़ पे हम बेसिकली प्राइस बढ़ा के नंबर 1 करप्ट मैनेजमेंट जो है मुख्तलिफ अदारों की, हम उसकी करप्शन को फाइनेंस कर रहे हैं और आवाम से फाइनेंस करा रहे हैं। दूसरी तरफ हम उन चंद लोगों के जेबों में डाल रहे हैं जिन्हें हमने इन्वेस्टमेंट पे कभी ल्योर किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और आज ये सूरत हाल है कि ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड फ्यूल की वजह से हमारे लिए डॉलर की प्राइस, एक्सचेंज रेट, उन चीज़ों की वजह से हमारे लिए ये अनबेरेबल हो गया है। और आपने कहा था कि इसके असरात बरामदात पे पड़ेंगे, बरामदात के अलावा हर घर पे पड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब की अहम बात है कि सर्टन टाइप के कंज्यूमर पे नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनके बिजली के बिल में नहीं पड़ेंगे। उनके पास जितनी सारी ये प्रोडक्शन है, बाकी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, क्या वो सारी चीजें जो हैं उसमें शामिल नहीं करता प्राइस में। अच्छा, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेना है। मैं तो कंज्यूमर जो है उसकी पॉकेट पे इसका पड़ेगा। आपने एग्जैक्टली जो बात बोली कि ये जो करंट मैनेजमेंट है और जो इन्वेस्टर्स इनको ल्योर करके हम लाए थे, ये सारा हम आवाम के पैसे से फाइनेंस कर रहे हैं। एक बात साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ओपिनियन है कि एफपीसीसीआई क्या समझती है इस पूरे मामले पर, लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, इरफान इकबाल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स टेक अ ब्रेक। एफपीसीसीआई का क्या मौक़िफ़ है इरफान इकबाल साहब? ये जो इजाफा हुआ है बिजली के टैरिफ में, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे होगा क्या, इसके जो करप्ट मैनेजमेंट नेक्सेस, ये भी अजीज़ निसा साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा? और फिर डेफिनेटली जो अजीज़ साहब बात कह रहे थे कि इवेंचुअली आम आदमी पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, इरफान इकबाल साहब प्लीज़ बताइएगा। बस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, हम पाकिस्तान में नई तारीख रकम कर रहे हैं हर चीज़ में जी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि कोई चीज ऐसी रह ना जाए जिसमें हम पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कायरो रोड में हम पूरे एरिया में सबसे आगे हैं, पूरे रीजन में। इसके बाद आप आ जाए डिवैल्यूएशन में, हमने तरक्की के सारे मनाजिल तय कर दिए हैं। अब रह गई थी कसर सिर्फ बिजली की, ताकि जितने भी इंडस्ट्री है इसकी कमर तोड़ दी जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड बनेगा। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ,
जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, ये ग्रेवयार्ड बनते जा रहे हैं यहाँ पे, और ये सब इंडस्ट्रियां बन रही हैं। हमने IPPs को, जैसे उन्होंने कहा, हमने उनके साथ प्यार मोहब्बत किया बहुत ज्यादा, वो इश्क अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ सोचें, और इस मुल्क नहीं सोचेंगे तो ये चीजें आगे बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। मुझे कोई चीज इसकी सीधी नजर नहीं आ रही, कोई इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं है, और जो हालात बन रहे हैं मुझे इसमें आगे महंगाई ने एक तो तूफान कर दिया है, पूरे अवाम को उसकी लपेट में लेके अब आपने एक और बिजली का एक झटका दिया, बल्कि एक बिजली और गिरा दी आपने। तो मैं समझता हूं कि इन हालात में एक इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। इन हालात में हम कैसे कम्पीट करेंगे, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हम, मुझे आप बताएं, आपका फाइबर रेट आपने 23-24% पे ले गए, आप बिजली को आपने ले गए 18 से 20% पे आप लेके चले जाएंगे, तो मुझे बताएं हम कैसे कम्पीट करेंगे? सारे हम साहब हमारे जो है ना, कोई अपना फाइबर रेट में 2.83 में चाइना है, अब बांग्लादेश 6 पे है, 6.5 पे इंडिया है, हम 23% पे, 21%, 22% पे। और इसी के बाद आप आ जाए इसमें डिवैल्यूएशन में, तो डिवैल्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ना जो ओपन मार्केट में रेट है वो 300 से ऊपर टच कर गया है। अच्छा इरफान साहब, तो ये बताएं खास तौर पे, क्योंकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, बड़ी स्केल की इंडस्ट्रीज तो टर्फ फाइनेंसिंग फैसिलिटी, LTFF दीगर उनके पास, उनको ऐसी फैसिलिटीज मिली भी थी जिससे, लेकिन आप फिर भी दुरुस्त कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं। लेकिन खास तौर पे जो वो तबका है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिनका ना उनको स्टेट की तरफ से ऐसी फैसिलिटेशन है, ना बैंक फाइनेंसिंग की इतनी फैसिलिटेशन है, उनके बारे में उनकी आवाज वहां पर क्या सूरत हाल खास तौर पे होगी? क्योंकि ये 400 यूनिट से ऊपर में आएंगे वो भी, और कहीं ना कहीं तो हिट होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग भी। वो बल्कि डायरेक्टली हिट होंगे जी, कोई डायरेक्टली नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली। जितने भी SMEs, हम तो सबसे पहले कहते हैं कि SMEs के लिए एक पॉलिसी अलग उसको नहीं बना के दें। हम तो बार बार इस चीज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी 80% जो है ना बैकबोन आपकी SMEs है, और आपने उनकी तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी, ना उनको कोलेटरल बैंक को देता है पैसे, ना कहीं से उनको मिलता है। कैसे तरक्की करेंगे, कैसे इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा अजीज साहब, ये बताएं कि अभी खाकान साहब ने एक सोल्यूशन दिया था कि FPCCI चेंबर्स को चाहिए कि वो जो है जो इसकी प्राइवेटाइजेशन या फिर ये इसको स्टेट कंट्रोल से हम निकालें इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन और जो ट्रांसमिशन कंपनीज हैं इनको, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन अगर हम उस पर काम करें। तो आपका बतौर सदर FPCCI क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? क्या आप पुश करेंगे गवर्नमेंट को किस तरफ जाए? जी, हम तो गवर्नमेंट से एहतजाज करेंगे, मैं पुश नहीं करेंगे, हम तो एहतजाज करेंगे। ये जो आप बढ़ा रहे हैं, इसके साथ आपकी इंडस्ट्री, आपकी ट्रेड और आपकी एक्सपोर्ट, हर चीज के ऊपर इफेक्ट आएगा, और हर तरफ ये प्रॉब्लम आएगी। देखिए, आप मुझे बताइए, हाईएस्ट इंडस्ट्रियल टैरिफ जो ना जो अभी तक हुआ, आपने उसको टच कर लिया है। फिर आप जब जाते हैं, तो जब हाई टैरिफ होता है तो फिर आपकी इकोनॉमी भी लोअर उसकी तरफ जाती है, तो ये आपकी प्रोडक्शन पे भी ऊपर फर्क आएगा, आपकी एक्सपोर्ट पे भी आएगा, आपकी हर चीज के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। और मैं समझता हूं कि इस महंगाई को, जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन का एक नई लहर अब आएगी और बड़ी तेजी के साथ आएगी, क्योंकि आपकी आपने इलेक्ट्रिसिटी में इजाफा कर दिया है, और दूसरी तरफ आप जब आप देखते हैं तो आपका डिवैल्यूएशन रुक ही नहीं रही, और जो नजर आ रहा है कि ये 300 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगी। मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, बट मैं यकीन मानिए आज मेरा दिल कर रहा है कि बोलूं, ये हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, किस तरह से हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे? हम नहीं चला सकते इन रेटों में, ये बहुत मुश्किल हो जाए। सही। और मैं अजीज साहब आपकी तरफ, क्योंकि मैं ये खाकान साहब ने सोल्यूशन दिया था, इरफान इकबाल साहब कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे सोल्यूशन पे, या इतनी उन्होंने जवाब उस पर दिया नहीं, लेकिन अजीज साहब आप बताइएगा क्या ये सोल्यूशन है कि ये हम, जिस तरह आपने भी कहा कि ये पैसा जो आवाम से हम फाइनेंस करके करप्ट मैनेजमेंट और जो इन्वेस्टर जिसको हमने ल्योर किया था उसको हम उसकी जेब में जा रहा है, तो देन व्हाट इज द सोल्यूशन? इसको किस तरह रिफॉर्म करें अजीज नशर साहब? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बढ़िया सारा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसे समझ ना आती हो। आपकी इस वक्त एनर्जी के बहुत सारे मिक्स हो सकते हैं, जिसमें हाइडल हो सकती है, आपका लोकल कोयला आने लग गया है, आपके और जो है रिन्यूएबल्स हैं, इन सारे के साथ हो आपकी इस वक्त मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो इंपोर्टेड ऑयल पे है या इंपोर्टेड RLNG पे है। इन दोनों के साथ जब आपकी डिप्रिसिएशन रुपए की इतनी सारी होती जा रही है, तो उसके साथ साथ ये बिल्कुल इस चीज़ का असर वैसे टेक्निकली भी पड़ेगा, लेकिन साथ साथ एफिशिएंसी के इश्यूज़ हैं। इसलिए
और ये बहुत ज़रूरी है कि इस एनर्जी मिक्स को भी चेंज किया जाए और जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करके उसी से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, उसी से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और उससे आगे फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें हमने सबसे ज़्यादा हमारा इन्हसार जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, जिसकी वजह से और कुछ भी ना हो दुनिया में प्राइसेस ना बढ़ रही हूँ, जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े भी नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑयल वगैरह की प्राइसेस का आपके यहाँ लोकल असर ये है कि उस डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी की वजह से बहुत ज़्यादा सारा वो इम्पेक्ट आ रहा है। और बाकी मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हमारा ये एफिशिएंसी के इश्यूज़ हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं, और साथ ही साथ मेरा एक और भी इसमें है कि ये गवर्नमेंट चूँकि ये सारी चीज़ों को रन कर रही है, ये स्टेट मोनोपली एक किस्म की है। इस स्टेट मोनोपली में आपने इनएफिशिएंट मैनेजर बिठाए हुए हैं जो करप्शन भी करते हैं, जो एफिशिएंसी के साथ मैनेज भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रास्ते में भी एक रुकावट बनी हुई है। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ ये सारी पूरी मिक्स को, ख़ास तौर पे ये प्रोडक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऑयल से हो रहा है, पानी से हो रहा है, रिन्यूएबल से हो रहा है, किससे हो रहा है, और कौन सी चीज़ को ज़्यादा आप करेंगे तो इन द लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा होगा और ओवरऑल एक स्टेबल प्राइस रहेगी एनर्जी की। सही, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हाँ साहब आपकी तरफ मैं फाइनल सोल्यूशन के लिए आऊँ, इरफान साहब आप एहतजाज का कह रहे हैं, कब से जाएंगे, कुछ आपने हिकमत अमली है इस पर या सिर्फ ऐलान है अभी? इरफान साहब प्लीज़। जी, अभी तो मैंने ऐलान किया, अभी हम आपस में मीटिंग करेंगे और इसको हम करेंगे। देखिए, जब तक लाइन लॉसेस और जब तक हम थेफ्ट को कंट्रोल नहीं करते, हम इसको कंट्रोल नहीं करते, प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं। सही भाई मुझे एक बताएं, 35% तक आपके सिंध में है, आपके बलोचिस्तान में है, KPK में है, आप उन चीजों को क्यों नहीं पहले कंट्रोल करते, थेफ्ट को क्यों नहीं कंट्रोल करते, लाइन लॉसेस को क्यों नहीं कंट्रोल करते? आप सिर्फ प्राइस बढ़ा के इसको चलाना चाहते हैं। कितनी देर तक बर्दाश्त करेगी इंडस्ट्री इस चीज को? अच्छा, कब तक बर्दाश्त करती है? ठीक है, बस इसमें मेरी इसमें ये है जी कि खुदा के वास्ते अपना कॉस्टिटी मैयर भी अपनी गवर्नमेंट अपने उठाए। ये अपने जो मिनिस्टर रखे हैं 80-85 के करीब, इनको भी कम करे। और ये चीजें ये तो हर अब जारी है गवर्नमेंट, लेकिन असल मसला है कि जब तक हम अपनी बेसिक चीजें ठीक नहीं करेंगे, हम इसी तरह से चीखों पुकार करते रहेंगे, कुछ नहीं होना। IPPs का मसला जब तक हल नहीं होता इस मुल्क में, कभी भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एनर्जी मिक्स और रिफॉर्म्स की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की थी कि हम अगर सुना भी दें नाज़रीन को, फिर उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, खान साहब से बात करते हैं इस पर। पहले सुनाते हैं कि वज़ीर शरीफ साहब ने जो कहा था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या हुआ, किस तरह एनर्जी के हवाले से क्या कहा उन्होंने। लेट्स से दिस के क्या कहते हैं वो, लेट्स से दिस। नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि लोड शेडिंग खत्म हुई, ऐसे नहीं हुई थी। चीनी सरमायाकारों ने भी यहाँ पर बिजली के मंसूबे लगाए। नवाज शरीफ ने खुद अपने वसाइल से 5000 मेगावाट की LNG की जो मंसूबे लगाए बिजली के, तब जाकर ये 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। वगरना हमारी ज़राअत जर्द हो गई थी, हमारी सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था, और पाकिस्तान की बाहर आलमी मंडियों में कहते थे कि पाकिस्तान से सामान नहीं खरीदना, वो तो बना ही नहीं सकते, वहां पर लोड शेडिंग है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा ने क्या कहा था इसी मामले पे, ये भी आपको जरा सुनाते हैं। एनर्जी मिक्स के ऊपर उन्होंने क्या कहा, लेट्स सी दिस। इस 14 माह के अंदर फर्नेस ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी 0 है। इस वक्त फर्नेस ऑयल से बनाने वाले बिजली के जो मंसूबे हैं, उससे कोई बिजली बनाई नहीं जा रही, वो 0 के ऊपर है। और ये जब हमारी हुकूमत गई थी हम 0 करके आए थे, लेकिन क्योंकि फर्नेस ऑयल लॉबी मुल्क पे मुसल्लत थी, तो वो प्रोजेक्ट्स बंद करके फर्नेस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया गया, जो 14 माह में मुकम्मल 0 की। खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एनर्जी मिक्स, ये एक तरफ हुकूमत दावा करती है कि हमारी दौर में हमने पावर प्लांट्स लगाए, नहीं नवाज शरीफ साहब के दौर में पावर प्लांट्स लगाए और उससे हमने लोड शेडिंग को 0 किया। फिर ये मरियम साहबा का ये मिसाल कि हमने फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन 0 कर दी है, और ये लॉबी थी जिसने ये क्रिएट किया था। तो ये सब भी करप्शन हो रही थी, क्या हो रहा था ये सारा सब कुछ जो हुआ खान साहब?
सो एक तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमेशा जब भी बिजली हमने लगाई है मुल्क में, वो हमने एक एक्सपीडियंसी को देखकर लगाई है। उससे मतलब ये है कि इतनी शॉर्टफॉल चल रही थी जब PMLN की गवर्नमेंट आई, और जो कि मैं उन मीटिंग्स में मौजूद था, तो आई नो कि 8-10 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा था होता हुआ, 5,000 मेगावाट पे खड़े हुए थे। सो एक ऐड किए गए LNG प्लांट्स, पर उसके साथ साथ हमें मुआहदे लॉन्ग टर्म LNG के करने थे। वो आपको पता है हम 800 MMCFD के सिर्फ कर पाए, और बाकी जो लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं वो नहीं कर पाए। हालांकि वो बाद में बहुत चैलेंज हुए, पर वो बड़ी सस्ती LNG थी जो आपको उस वक्त लॉन्ग टर्म मुआहदों पे मिली। अब आप समझने की ये कोशिश करें कि जहां पे खड़े हैं वहां से आगे कैसे चलना है। आई मीन यहाँ पे तो खड़े हैं ना, मैं इसको पीछे नहीं ले जा सकता। एक तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि बिजली के सेक्टर में इरफान साहब ने जो चीज़ें बताई हैं ये सारी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स से क्या मतलब है? लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, 85% सिर्फ कलेक्ट करते हैं, निर्ख बहुत बढ़ाने पड़ते हैं। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ वेयर वी स्टैंड। इसमें कोई सैफान लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। बिजली का सेक्टर कोई लो हैंगिंग, ये जो वर्ड्स हम पाकिस्तान में यूज करते हैं, उसमें नहीं है। अब आप ये जो मैं आपको चीजें आज कह के जा रहा हूँ, ये इसलिए नोट कर लें कि आप मुझे बहुत अरसे से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपको कहता था IMF के बगैर कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क में, और आपने देखा कि हम IMF में ही गए। अब ये जो मैं आपको खाका दे के जा रहा हूँ, बेशक नोट कर लीजिएगा, इन इंटरव्यू में आफ्टर 5 years दे विल स्टिल बी वैलिड या कर चुके होंगे। पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान में हमने एक पावर मार्केट बनानी है जिस तरह की टेलीकॉम की मार्केट है, आसान लफ्जों में। दूसरा, हमें जो IPPs का जिक्र हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है, सारे IPPs के डेट्स जो हैं उनको रीप्रोफाइल करना है। रीप्रोफाइल से मतलब यूं है मेरा कि उनके टेनर को आगे ले जाना है ताकि बिजली का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको संभाल सकें। नंबर 3, हमें ये जो टैरिफ का रिफॉर्म है वो इस तरह से करना है कि इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडाइज ना कर रही हो, और जो मेरा सबसे 200 वाला टैरिफ है उसको भी पूरा टैरिफ जा रहा हो, पर मैं इनकम सपोर्ट से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे आगे मुझे अपने जो डिस्कोज हैं उनको छोटे बनाना है और बेच देना है। ये हुकूमत घर घर जाकर बिल नहीं ला सकती, ये कभी हो ही नहीं सकता। रिटेल का काम करना ही नहीं है, व्हीलिंग हुकूमत ने रखनी है। व्हीलिंग से मतलब है कि जो लॉन्ग बिजली पहुंचाना कराची से लाहौर है वो हुकूमत के पास रहेगी। अब इसके अलावा आपने जो अपना गैस का नेटवर्क है ना, ये मसला ये आता है कि बिजली की प्रोडक्शन हमें ज़रूरत होती है 25 से 30 हज़ार समर में और 9,000 दिसंबर में, और गैस होती नहीं है, और हम गैस को इनफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक में। ये गैस का नेटवर्क डोमेस्टिक से तोड़ देना है। ना मेरे घर गीज़र गैस से चलेगा, ना मेरे हीटिंग गैस से होगी, कोई गैस का यूज नहीं होगा, और ना ही कुकिंग गैस से होगी। ये सब आपने बिजली पे शिफ्ट करना है। आपकी जो मांग है दिसंबर में भी बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल मांग बढ़ेगी, टैरिफ नीचे आएगा। अगर आप ये सारे काम करने को तैयार हुए, आप बिलीव कीजिएगा कि एक कॉम्पिटेंट टीम बनानी पड़ेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में नहीं बैठेगी। उस मिनिस्ट्री को तब्दील कर देना है सैफान, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनेगी। जिस दिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनेगी तो एक कॉम्पिटेंट टीम, मैं ये भी कहता हूं कि मेरी समझ है बहुत इस चीज में, मैंने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट प्लान्स लिखे हैं, पर मैं उस टीम का हिस्सा शायद नहीं बनूंगा, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होंगे जो एनर्जी सेक्टर को समझते हों। ये मैं इसलिए रख रहा हूं आपके सामने कि ये चीज जब आएगी फिर वो इसका ट्रांजिशन शुरू करेगी, एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ पाकिस्तान, और 3 साल में ये जब सब काम हो जाएंगे तो ये सारी जो आपके खदशात हैं आज वो दूर हो जाएंगे। ये है खाका सैफान बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब, अजीज निश्तर साहब और इरफान इकबाल साहब। सब वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप मेहमान ने ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल समराइज दिस। हमारे साथ रहेगा, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज एनर्जी टैरिफ्स में इजाफा और इस इजाफे से जो इम्प्लीकेशंस हैं वो, और साथ साथ इसका मुमकिन हल क्या हो सकता है, इस पर आज प्रोग्राम में तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट से गुफ्तगू हुई। मुस्तकबिल का लाहेमल, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या हो सकता है, इस पर भी बात हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर्स। उम्मीद के साथ कि हालात सुधरेंगे। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।